नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा गर्माता जा रहा है और यह आरक्षण का मुद्दा इतना बड़ा बनता जा रहा है जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी, शिंदे गुट और अजीत पवार गुट, इन सबके लिए परिस्थितियां दुश्वार होती जा रही है। लेकिन इस मराठा आरक्षण के मुद्दे को क्या वाकई राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है या इसको सुलझाने के लिए कोई गंभीरता है? क्योंकि इस आरक्षण की मांग करने वाले मनोज जारंगे पाटिल, जो पिछले 40 दिनों का समय जो उन्होंने सरकार को दिया था, 14 सितंबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक का समय दिया, उसके बावजूद सरकार ने इस पर कोई आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति नहीं जताई। फिर वो अनशन करने पर मजबूर हुए। अब उनके अनशन का चौथा दिन है और चौथा दिन अनशन का होने के बावजूद कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का सेंटिमेंट वो भी तेजी से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। मराठों की मांग है, खासकर मनोज जारंगे पाटिल के संगठन की मांग है कि कुनबी समुदाय को, जिनको मराठाओं के अंदर कुनबी समुदाय को आरक्षण निजाम के जमाने में मिलता था, आरक्षण जैसी व्यवस्था निजाम के जमाने में थी, उन्हें विशेष राहत मिलती थी, उन सबको आइडेंटिफाई कर फिर से आरक्षण दिया जाए। लेकिन इस पूरे मामले के बीच एक नया ट्विस्ट ये है कि कोंकण इलाके से आने वाले मराठा नेता, चाहे वो रामदास कदम हो या नारायण राणे, वो इस कुणबी समुदाय के तहत आरक्षण दिए जाने की मांग के खिलाफ बताए जा रहे हैं। एनसीपी के लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जातीय जनगणना पर गोलमोल बातें कर रहे हैं और इन सब के बीच इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की खबरें भी आई थी और कहा गया कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने जब मुलाकात की तो उसके बाद अमित शाह ने इन्हें कहा, जैसी अंदरूनी सूत्र जैसा दावा करते हैं कि अमित शाह ने इन्हें बताया कि आप लोग महाराष्ट्र के स्तर पर ही इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें, नई दिल्ली इसमें दखल नहीं देगी। लेकिन बिना नई दिल्ली के दखल के मामला सुलझेगा और आगामी लोकसभा चुनाव पर अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के लिहाज से देखें, उनके पोल प्रोस्पेक्ट के लिहाज से देखें, चुनावी संभावनाओं के लिहाज से देखें तो किस प्रकार का असर पड़ता हुआ नजर आता है। इन सभी सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और महाराष्ट्र की सियासत पर बेहद पैनी नजर रखने वाले द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के महाराष्ट्र स्थित ब्यूरो चीफ सुधीर सूर्यवंशी जी। सुधीर सूर्यवंशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अभिषेक। ये मनोज जारंगे पाटिल के अनशन का चौथा दिन, आमरण अनशन का चौथा दिन होने के बाद महाराष्ट्र की सियासत से जो अलग अलग प्रतिध्वनि निकल रही है, शिवसेना के दोनों गुट अलग राग अलापते दिख रहे हैं। एनसीपी का शरद पवार गुट कास्ट सेंसस की भी बात कर रहा है और मराठा आरक्षण की मांग का समर्थन भी कर रहा है। देवेंद्र फडणवीस अपनी पीठ पोंछते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने तो एक बार कवायद की थी देने की। लेकिन कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार इस मुद्दे को लेकर के, जो तीनों धड़े हैं सरकार के, इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब आगे का रास्ता आपको क्या नजर आ रहा है? मेरे ख्याल से आगे का एक ही रास्ता है, जैसे आपने शुरू के इंट्रोडक्शन में बात की कि दिल्ली को ही इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा, तभी ये मामला सुलझ पाएगा। क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि महाराष्ट्र की विधानसभा ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया था, कायदा ही पास किया था, हाईकोर्ट में वो चला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टक डाउन कर दिया। जब तक कोई अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में की ही नहीं जाती, और दूसरी बात जो मराठा है यहाँ पे, उनको कुनबे की तौर पे सर्टिफिकेट नहीं मिलते, तब तक वो ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आते। इसलिए बहुत ही पेचीदा मामला है। इसके ऊपर सॉल्यूशन मेरे ख्याल से निकलने के बजाय ज्यादा ये सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स बनते जा रहा है, और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी इसमें ज्यादा फेल्यूर नजर आ रही। उनको ये मामला समझ नहीं आ रहा है, इसको कैसे इसका हल निकाला जाए, कैसे उसका मैनेज किया जाए, कैसे उसको हैंडल किया जाए। पहले आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी खुद जारंगे पाटिल को मिलने के लिए, उनका अनशन समाप्त करने के लिए, और उनके गांव जो जालना में है डिस्ट्रिक्ट में, वहां गए थे मराठवाड़ा में, उनको जूस पिलाया था और एक प्रॉमिस किया था कि 30 दिन दीजिए, 30 दिन में हम ये मामला सुलझा देंगे। क्योंकि हमने जो संदीप शिंदे रिटायर्ड जज, उनके अगुवाई में एक कमेटी भी अपॉइंट की, और कमेटी का रिपोर्ट भी आ जाएगा 1 महीने में, उनको 1 महीने का टाइम समय भी दिया था। लेकिन जारंगे पाटिल 30 दिन, उन्होंने और 10 दिन एक्स्ट्रा जोड़ के 40 दिन का समय दिया था। 40 दिन का समय होने के बावजूद आज मेरे ख्याल से 5 दिन ऊपर हो गए, लेकिन उसके ऊपर कोई भी जो सोल्यूशन निकलना चाहिए निकल नहीं रहा। बल्कि कल ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जो रहता है
जीआर इशू किया, उसमें वो कमेटी को 24 संदीप शिंदे कमेटी दिसंबर को। तक 2 महीने का कम से कम और ज्यादा मोहलत दी गई। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को पता था कि ये चीज जल्दी सुलझने वाली नहीं है, ज्यादा इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं है। तब उसी टाइम पे मेरे ख्याल से क्लेरिफाई करना चाहता है, उसी टाइम पे एक ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए थी जरांगे पाटिल और मराठा कम्युनिटी और सरकार में। लेकिन सरकार बहुत ही फेल हो गई ये सब चीजें मेंटेन करने में। इसलिए कम्युनिटी का जो एंगर है दिन पे दिन बढ़ रहा है, और ये एजिटेशन अभी सिर्फ जालना और वो जो गांव है सराठी गांव उसमें सीमित नहीं रहा है, वो हर जगह अभी स्प्रेड हो रहा है। एमएलए हो, एमपीज हो, मिनिस्टर्स हो, उनके जो व्हीकल रहते हैं उनके वाहन को स्टॉप किया जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है, कुछ जगह पे पत्थरबाजी भी हो रही है। तो मेरे ख्याल से मामला हाथ के बाहर निकल रहा है, और गवर्नमेंट के पास उसके लिए ऐसा कोई टेंजिबल इमीडिएट सॉल्यूशन बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जो संदीप शिंदे रिटायर्ड जज, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसको 24 दिसंबर तक का एक्सटेंशन, यानी ऑलमोस्ट 2 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया है। अब इसी बीच महाराष्ट्र सरकार को लेकर, एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कड़ा होता नजर आ रहा है। मैंने आपका ट्वीट भी देखा कि कुछ ज्यादा उत्साहित लोगों ने तो अभी से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना शुरू कर दिया था, फिर ट्वीट भी डिलीट किए। तो महाराष्ट्र में इस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी में उलझकर यदि 30 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में पूरी संभावना है कि एक डेडलाइन तय हो जाएगी एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले को, खास करके शिवसेना के दोनों गुटों के मामले को सुलझाने के लिए। अब उसमें 24 दिसंबर तक की डेडलाइन, ध्यान रखिएगा इस चीज को, 24 दिसंबर तक की डेडलाइन, उसके लिए सपोज कीजिए 2 या 3 सप्ताह की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दे दी स्पीकर को। उसके बाद तो ये कहेंगे कि नहीं भाई अब तो हमारी सरकार ही नहीं है, हम करें कैसे, हमने तो कमेटी बना दी थी। तो ये धूल झोंकने की जो कवायद है आंखों में, ये किस तरह से मराठी मानुस देख रहा है और मराठा समुदाय इसको किस तरह से देख रहा है? अभिषेक जी, इसमें 2-3 चीजें हैं। जरांगे पाटिल के जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उनका जो अनशन चल रहा है, उसकी वजह से जो मेजोरिटी कम्युनिटी है मराठा महाराष्ट्र में, एक बात क्लियर है, हम समझने चाहिए हिस्टोरिकल जो रेफरेंसेस है, मराठा और कुणबी में कुछ डिफरेंस नहीं है। मराठा और कुणबी एक ही थे छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में। हम जब जाएंगे, जो 2 भाई थे, एक भाई जब बैटल लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी के आर्मी में भर्ती होता था, और दूसरा भाई घर रह के खेती करता था। जो वॉरियर था उसको मराठा कहा गया, और जो घर पे काम खेती बाड़ी करता था उसको कुणबी कहा गया। लेकिन आने वाले टाइम में फिर वो जाति के नाम से वो चीजें जानी गई और वो फिक्स हो गया। फिर मराठा को लगा कि वो अपर कास्ट का नजदीक है, अपर कास्ट है, तो नीचे वो कुणबी के नजदीक नहीं आया। कुणबी को लगा ठीक है हम कुणबी है, उनको उसको इंडिपेंडेंस के बाद उसको बेनिफिट मिलने लगे, तो कुणबी ने कभी प्रयास नहीं किया कि हम मराठा बनना चाहिए, इसलिए वो डिवाइडेशन हो गया। लेकिन आजादी के बाद में, महाराष्ट्र स्वतंत्र होने के बाद में, जब कुणबी था, बाकी एससी एसटी वर्ग था, और ईडब्ल्यूएस के तहत जो ब्राह्मीण और बाकी जो सवर्ण जाति थी वो आगे निकल रही है। और जो मराठा एक काल में सदन, उसकी काफी खेती बाड़ी थी, 150 एकड़ जमीन रहती थी, गाय भैंस सब कुछ रहता था। लेकिन जमीनी की डिवाइडेशन, 5 भाई बहने, फिर ब्रदर, सब में ऐसे डिवाइडेशन जनरेशन टू जनरेशन होते हुए अभी वो मराठा एक काल में जो रूल करता था गांव का मराठा, वो लैंडलेस हो गया और जो लेबर बन गया। अभी जिसके खेत में जो लोग काम करते हैं वही आदमी उसके दूसरे को खेत में अभी काम करना शुरू कर दे, उसके पास कोई चारा नहीं है, एजुकेशन उसको मिला नहीं। फिर उसको अभी रियलाइज हो गया कि रिजर्वेशन ही ऐसी एक चीज है, उसके थ्रू हमको अच्छी कॉलेज में पढ़ाई मिल सकती है, अच्छे जॉब मिल सकते हैं गवर्नमेंट में, इसलिए उसका झगड़ा चल रहा है। रिजर्वेशन मेरे ख्याल से एक सोशल और इकोनॉमिक इश्यू बन गया है। हम सिर्फ उसको कास्ट की नजर से न देखें। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र और बहुत जगह पे ये गरीबी की वजह से, पावर्टी की वजह से हर गांव में 30-35 ऐसे नौजवान हैं, उसको हाथ को काम नहीं है, पढ़े लिखे हैं, काम न होने की वजह से उनकी शादी भी नहीं हो रही है। ये सबसे सोशल इश्यू बन गया है। तो इसीलिए वो चिंता सिर्फ वो नौजवान को नहीं, उसके माँ बाप को है, उनके रिश्तेदार को है। तो इसलिए काफी जरांगे पाटिल कोई नाम नहीं था, कोई ब्रांड नहीं था, तभी भी उसके आगे सब लोग इकट्ठा हो रहे, वॉलंटरी उसको सपोर्ट कर रहे, हर गांव में, हर कस्बे में, हर सिटी में। मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा इशू है,
उसको सरकार उनकी ब्यूरोक्रेसी समझने में असफल हो रही है, तो उसके वजह से पूरा कॉम्प्लेक्स इश्यू को डिकोड करना चाहिए, उसका हल निकलना चाहिए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट में जॉब्स नहीं है, दूसरी प्राइवेट जो मार्केट है वो श्रंक हो रहा है, तो इसको से मेरे ख्याल से उसका रेप्रिकेशन काफी बड़े हस्ते से जाएगा, आगे जाएगा। इसलिए सरकार को एक सोल्यूशन इसके बारे में निकालना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपने जैसे महाराष्ट्र की राजनीति की छेड़ी, जैसे देवेंद्र फडणवीस ने कि भारतीय जनता पार्टी ने कल ट्वीट किया था कि मी पुन्हा येणार, आई विल कम बैक अगेन, फिर बाद में 1 घंटे बाद में उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ा। तो वो कवायद भी बिल्कुल चल रही है यहाँ के विधानसभा के जो अध्यक्ष राहुल नार्वे के, उनके सदन में वो हियरिंग चल रही डिस्क्वालिफिकेशन की। तो उनका एक कयास है उनमें चीजें कि शिंदे गुट को दूसरा कोई चारा नहीं है उनको डिस्क्वालीफाई करने के, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए से बात आगे डिले किया जा सकता है, लेकिन उनको मेरे ख्याल से कोई दूसरा रेस्क्यू चीज नहीं है, वहां पे कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए जब शिंदे जी और उनके गुट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एंटी डिफेक्शन लॉ में, तब भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी एक चर्चा चल रही है, बहुत जोरों से चल रही है, लेकिन महाराष्ट्र के लेवल पे ही चल रही है कि देवेंद्र फडणवीस एक सीएम के तौर पे उभर सकते हैं, तो उनको सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन उनको अभी बनाए जाने का जो चर्चा चल रही है, उसको केंद्रीय नेतृत्व कितना पॉजिटिव, इसमें अभी तक मेरे ख्याल से कोई ग्रीन सिग्नल और कोई कुछ पॉजिटिव चीजें बिल्कुल आई नहीं है। जिस तरह से 2019 में और बाद में शिंदे को बनाया गया, उसी प्रकार देवेंद्र फडणवीस और दरकिनार किया जा सकता है। ये भी संभावना हम टाल नहीं सकते कि दूसरा कोई नया फेस भी भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष लीडरशिप है वो ला सकती है। इसलिए काफी ये पेचीदा मामला महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का मामला तो पेचीदा है, एक तरफ सामाजिक मामला, एक तरफ आरक्षण का सामाजिक मामला और दूसरा राजनीतिक मामला, दोनों फंसे हुए हैं। लेकिन एक निजाम एरा के डॉक्यूमेंट्स है, उसको जला देने, उसको डिस्ट्रॉय करने की बात आ रही है कि उस समय जब निजामशाही खत्म हो रही थी और उस समय कुनबी का और मराठाओं का एक बाइफर्केशन करके उनको कुछ विशेष रियायतें, जिसको आज की भाषा में आरक्षण कहते हैं, वो दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो पश्चिम महाराष्ट्र से आने वाले रामदास कदम और नारायण राणे जैसे लोग हैं, उनको इस पर आपत्ति क्या है? कुनबी एक थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा की आपत्ति क्या है? घी कहीं भी गिरे, रामदास, थाली में ही गिरे, चावल में गिरे, दाल में गिरे, सब्जी में गिरे, गिर तो थाली में ही रही है। देखो रामदास कदम और नारायण राणे वो पश्चिम महाराष्ट्र नहीं, कोंकण इलाके से आते हैं। और दूसरी ये बात है कि उनको मेरे ख्याल से जो नारायण राणे और रामदास कदम ने बात छेड़ी है, तो कम्युनिटी को भी कुछ अच्छी चीजें लगी नहीं वो इसके बारे में। ऐसा कोई वर्ग होगा, मैं आपको बताता, विदर्भ हो, उत्तर नॉर्थ महाराष्ट्र हो, पर्टिकुलरली खानदेश का रीजन, वहां पे मराठा और कुणबी में कोई फर्क ही नहीं है। वहां पे रोटी और बेटी दोनों समुदाय में बिल्कुल होती है, और वैसे कोई बाइफर्केशन ही नहीं है मराठा और कुणबी में। तो मुझे लगता है कि जब महाराष्ट्र सेपरेट हुए गुजरात से, जब बाइलिंगुअल स्टेट था, तो सेपरेट होने के टाइम पे जो लोग मराठा थे, उनके जैसे आपने जिक्र किया निजाम काल में सब लोग कुणबी थे। मराठवाड़ा जो रीजन है पर्टिकुलर निजाम के रूल के अंडर था, उसलिए उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, कल मैं वो जीआर जब पढ़ रहा था, वो जीआर में बातें कही गई कि मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं उनके डॉक्यूमेंट्स एक तो उर्दू में है, दूसरा फारसी जो लैंग्वेज पर्शियन लोग जो थे उनके जो रूल करते थे उसके टाइम तो फारसी में, और दूसरा मोडी लैंग्वेज, मोडी लिपि में है। तो मराठी की जो प्राइमरी इनिशियल लैंग्वेज थी मोडी। तो अभी तीनों लैंग्वेज जानने वालों की एक्सपर्ट मेरे ख्याल से काफी शॉर्टेज है। काफी लोग पहले गांव में भी, कुछ लोग मुझे याद है कि काफी लोग मोडी पढ़ लेते थे, वो पढ़ने की वजह से काफी लोगों को उनको जो डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, मोडी में क्या लिखा है पहले, उसको ट्रांसलेट करके दे देते थे। लेकिन गांव में अभी मोडी पढ़ने वाले भी लोग बिल्कुल नहीं, क्योंकि मराठी, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज अभी ज्यादा पैमाने पे लोग पढ़ते हैं। तो एक्सपर्ट की भी शॉर्टेज है इस मामले में। दूसरी बात, अभी तेलंगाना में इलेक्शन चलने की वजह से, हैदराबाद में वो सब सिटी है, तो उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द जो ऑफिसर्स है जो इलेक्शन कमीशन के काम में लगे हैं, जो ऑफिसर के डॉक्यूमेंट देना चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स देने के लिए वो ऑफिसर बिल्कुल जगह पे नहीं है, वो दूसरे काम की वजह से व्यस्त है। तीसरी बात कि बहुत से मैमूथ डॉक्यूमेंट्स है, एक दिन में ये सब चीजें पढ़ी नहीं जा सकती। लेकिन सबसे पॉजिटिव चीज मुझे वो जीआर में लगी, वो कमिटी एडमिट करती है कि काफी लोगों की कुणबी जो अभी मराठा लगाए गए हैं
उनको अपर खुद को अपर दिखाने के लिए, लेकिन उनको जो फोर फादर्स है उनके डॉक्यूमेंट देखा जाए तो उनके ऊपर सब मैक्सिमम लोगों के कुंडी सर्टिफिकेट है, तो वो भी एक चीज उसमें पॉजिटिव चीज है, क्योंकि आपको कुंडी डॉक्यूमेंट लेना हो तो कुंडी के लिए आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक जीआर है, उसमें 1967 के पहले आप कुंडी है ऐसा इस्टेब्लिश होना चाहिए, तभी आज मराठा हो, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट जब आप इस्टेब्लिश करते तब मतलब पुराने रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है उसमें। पड़ती है जी। इसमें एक सवाल और उठता है सुधीर जी, क्योंकि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को हम दिल्ली से देख रहे हैं, आप महाराष्ट्र में रह के देख रहे हैं, काफी करीब से देख रहे हैं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी का लैकडेस्कल अप्रोच, बीजेपी का साफ साफ दिख रहा है कि इसको कहीं ना कहीं जितना हो सके उलझाए रखा जाए। दूसरी तरफ शरद पवार और उद्धव ठाकरे, इनका स्टैंड, ये कहीं ना कहीं शरद पवार तो वोकल दिख रहे हैं, उद्धव ठाकरे के स्टैंड के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो शरद पवार के स्टैंड के साथ ही है। तो इन दोनों के बीच में मराठी मानुस खुद को कहां पा रहा है, क्योंकि चुनावी साल है, अगले 6 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव है, तो खुद को मराठी मानुस कहां पा रहा है? अभिषेक जी, आप बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी, उनका स्ट्रक्चर, उनका जो काम करने का तौर तरीका हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमेशा आरएसएस पर्टिकुलरली जो उनका सोशल इंजीनियरिंग करती है और सोशल पे काम करते ग्राउंड लेवल पे, वो हमेशा जो डोमिनेंट कास्ट है वो स्टेट की, जैसे महाराष्ट्र में मराठा है, नॉर्थ में कुछ जगह जाट है, जैसे बिहार में आपके यादव है, तो वो जात के अगेंस्ट में जो जाति रहती है, छोटी छोटी जाति, वो जाति को इकट्ठा करते, पोलराइज करते, वो मेन कास्ट के अगेंस्ट में। बीजेपी कभी भी मेन कास्ट के फेवर में नहीं रहती, वो हमेशा मेन कास्ट के अगेंस्ट में जो लोग रहते उनको इकट्ठा करके उनकी राजनीति करते। वही चीज महाराष्ट्र में हमने देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी का इतने साल में कभी भी एक बड़ा कद्दावर मराठा समुदाय से नेता बना नहीं। पहला जो नेता यहाँ का बना, जो टाइम उन्होंने माधव नाम का एक सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला यहाँ पे किया था, वो था माधव, धनगर और वंजारी, जो ओबीसी के छोटे छोटे गुट है लेकिन सिग्निफिकेंट कम्युनिटीज है हर इलाके में, उनको मराठा के अगेंस्ट में इकट्ठा किया गया था। तो वो सोशल इंजीनियरिंग करने के वजह से उन्होंने गोपीनाथ मुंडे जो वंजारी कम्युनिटी से आते, उनको एक प्रमोट किया गया, उनको एक छवि बनाई गई, उनको एक लीडरशिप दिया गया। दूसरे लीडर से छोटे कम्युनिटी से एकनाथ खड़से जो लेवा पाटिल कम्युनिटी से आते हैं, नॉर्थ महाराष्ट्र खानदेश में उनका काफी सिग्निफिकेंट वोट बेस है, तो उनको प्रमोट किया गया था। तो ऐसे काफी जो लोग हैं, धनगर कम्युनिटी से कुछ लोग थे, माली कम्युनिटी से कुछ लोग, तो उनको प्रमोट करके फिर उन्होंने मराठा के अगेंस्ट में एक समुदाय को तैयार किया और अपनी राजनीति का ढांचा तैयार किया। तो इन शॉर्ट मुझे ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट का जो मेन बेस है वो ओबीसी है, वो अपर कास्ट मराठा नहीं है। तो उसकी वजह से मुझे नहीं लगता उनको ज्यादा मराठों की चिंता है, उनको ज्यादा चिंता रहती है ओबीसी की। जब मनोज जरांगे पाटिल का अनशन चल रहा था, उस अनशन को सॉल्व करने के लिए, मिटाने के लिए एकनाथ शिंदे गए थे, देवेंद्र फडणवीस नहीं गए थे। देवेंद्र फडणवीस मिलने गए थे ओबीसी के जो रिजर्वेशन के लिए जो बातें चल रही थी उनको प्रोटेक्ट करने की नागपुर में, वहां पे वो गए थे। ये काफी खुल के बात होती है और काफी चीजें हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे। इसलिए दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मनोज जरांगे पाटिल से उनका फायदा भी हो सकता है पॉलिटिकली। फायदा ऐसे हो सकता है कि जो मराठा है उनके अगेंस्ट में जो कुछ जाति है, छोटी जाति है, लेकिन उनका रिवर्स पोलराइजेशन हो जाएगा। तो एक मिनट सुधीर जी, यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठता है। महाराष्ट्र की राजनीति को जितना मैं समझ पा रहा हूँ उससे कहीं ज्यादा आप समझते हैं, बहुत ज्यादा समझते हैं। लेकिन भारत में ये देखा जाता है कि जिसके पास 40-42% वोट अगर कंसोलिडेटेड हो उसको कोई हरा नहीं सकता। महाराष्ट्र में 32% के आसपास मराठा कम्युनिटी का एक एग्रीगेट वोट माना जाता है, अगर मैं सही हूं तो। तकरीबन 11.5% के करीब माइनॉरिटी मुसलमानों का वोट माना जाता है। उसके बाद जितने ओबीसी हैं, जितने दलित हैं, जितनी दूसरी जातियां हैं, ब्राह्मण हैं, वो पूरी तरह से 55-56% तो एक तरफा यूनाइट हो नहीं सकते। स्वाभाविक है कि उनमें 10-15% वोट छिटकेंगे ही कहीं ना कहीं, किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी और वजह से, कैंडिडेट की वजह से। तो कुल जमा तकरीबन 50% वोट बीजेपी की इस राजनीति की मराठा डोमिनेंट कम्युनिटी के अगेंस्ट दूसरों को खड़ा करो। महाराष्ट्र में इसके कामयाब होने की कितनी गुंजाइश आपको दिखती है?
44% वोट तो मराठा और मुसलमानों के साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि एक जगह है। नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें चीज ऐसे है कि जब कैंडिडेट के नाम जाहिर किए जाते हैं तब जी वो मैक्सिमम कैंडिडेट मराठा ही रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी मराठा रहेगा और कांग्रेस एनसीपी कैंडिडेट भी मराठा रहेगा। तो जी, दोनों तरफ मराठा तो होने की वजह दोनों से उनका मराठा जो होगा वोट तो बेस फायदा है, किसे होगा? तो वोट बेस टूट जाता है। तो जी। इसीलिए अपोजिशन का कैंडिडेट मराठा है तो मराठा कंसोलिडेट होता है, लेकिन हम्म, दूसरा कैंडिडेट भी मराठा हो तो मराठा टूट जाता है। तो भारतीय हम्म, जनता पार्टी का कैंडिडेट मराठा है तो 10 20 30 35% भी वो भी वोट शेयर मराठा का लेके जाता है। उसके बाद में जो अपर कास्ट है और ओबीसी है वो साथ में हम्म, जुड़ जाए तो उनका विक्ट्री मेरे ख्याल से इजी हो जाती है। और दूसरी जी बात है, जो कांग्रेस और एनसीपी का जो जनाधार था शुरू में, दलित हो, हम्म, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, उनमें भी हम्म, काफी गिरावट आई है। जैसे जी वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश आंबेडकर की थी, उन्होंने कम से कम 11 सीटों का नुकसान कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को 2019 के लोकसभा में इलेक्शन में होना हम्म, हुआ था। उन्होंने कम से कम 7% का वोट शेयर उस टाइम लिया था। अशोक चौहान जी हो, सुशील कुमार शिंदे हो, ऐसे कद्दावर कांग्रेस के लीडर ने अपना पराजय देखा था। अशोक चौहान तो सिर्फ 50,000 से हारे थे। उनके हम्म, अगेंस्ट में जो वंचित बहुजन आघाड़ी आंबेडकर की थी, उनका कैंडिडेट ने 1.5 लाख वोट लिए थे। तो हम्म, उसीलिए वोट का जब टूट जाते हैं, फ्रैक्शन हो जाता है, तो उसका मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी वही है, डिवाइड एंड रूल की तरह से हम्म, राज करो। तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को कई जगहों पे, मैंने काफी जगहों पे देखा है। मैं जिस इलाके से आता हूँ वहां भी वैसी चीजें हुई। जब दो मराठा खड़े हो जाते तो तीसरा जो नॉन मराठा रहता है उनको कंसोलिडेट होने की वजह से वो आदमी, वो कैंडिडेट आगे निकल जाता है। तो वो भी जी मेरे ख्याल से इशू यहाँ पे है। लेकिन एक बात है कि जो मेन कम्युनिटी है महाराष्ट्र की, जिन्होंने इतने साल राज किया, वो कम्युनिटी अभी ट्रबल में है। और वो हम्म, कम्युनिटी का गुस्सा, कोई भी सरकार नहीं चाहता है कि उस कम्युनिटी का गुस्सा अपने साथ रहे। इसलिए हम्म, अजित पवार को, एनसीपी को तोड़ा गया था, इसलिए एकनाथ शिंदे को सीएम बना गया। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम ओबीसी और बाकी कम्युनिटी के साथ में हम ज्यादा नंबर ला सकते हैं, लेकिन इतने भी ला सकते हैं, हम सिंपल मेजोरिटी ला सकते हैं और एब्सोल्यूट जो मेजोरिटी चाहिए वो ला सकते हैं। वो उनको कभी पॉसिबल नहीं हुआ कि उनको मराठा के भी वोट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उन्होंने मराठा अजित पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, उनको साथ में लेने का प्रयास ये आने वाले इलेक्शन में किया है। क्योंकि लास्ट 2014 हो, 2019 उनके इलेक्शन देखे, भारतीय जनता पार्टी जैसे यूपी हो, बिहार हो, बाकी जो स्टेट्स, हम्म, बिहार में भी नहीं हुआ, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बाकी उत्तर प्रदेश हो और तुम्हारे गुजरात हो, उस स्टेट पे सिंगल हैंडेडली एज वन पार्टी उन्होंने रूल किया है और सत्ता लाई है। लेकिन हम्म, महाराष्ट्र में अभी तक ऐसा रिजल्ट नहीं आया बीजेपी का, क्योंकि उनको जरूरत है मराठों की। जब तक मराठा फुल हार्टेडली उनके साथ नहीं आता, तब तक बीजेपी सिंपल मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी उनको कभी नहीं मिलेगी। दो सवाल यहां पर है, दोनों छोटे छोटे सवाल आपसे ले लेते हैं। एक सवाल यह है कि शरद पवार ने जाति जनगणना का समर्थन किया, देवेंद्र फडणवीस ने भी विरोध नहीं किया, यह अलग बात है, कराने के लिए वो तैयार नहीं है। और जब से बिहार में कास्ट सेंसस हुआ है उसके बाद नीतीश कुमार ने जो एक पहला गोल आप कह सकते हैं कि जो किया है बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व के खिलाफ, वो कास्ट सेंसस है। बिहार के बाहर भी उसका इंपैक्ट दिख रहा है। कई मुख्यमंत्रियों ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है चुनावी राज्यों में कि कास्ट सेंसस करेंगे। सवाल ये उठता है कि देवेंद्र फडणवीस ने एक बात कही कि नहीं हम कास्ट सेंसस तो करेंगे, लेकिन वो काम नहीं करेंगे जैसे बिहार में कुछ गड़बड़ियां आई, बिहार में जिस प्रकार से चीजें हुई है। अब बिहार का, मैं बिहार का रहने वाला हूं, मुझे पता है कास्ट सेंसस के मामले में कोई किसी को आपत्ति नहीं है। उस डेटा के ऊपर किसी बड़े नेता ने सवाल, किसी बड़ी पार्टी ने सवाल नहीं उठाया है। पता नहीं किस गड़बड़ी की बात देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे। तो ये कास्ट सेंसस को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी साल में भी उसके पास पर्याप्त समय है। वो वादे की स्तर तक, वादों के स्तर तक ही क्यों है, वो आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहती, वो शुरू क्यों नहीं करवाना चाहती? एक काफी दिलचस्प सवाल आपने पूछा और काफी दिलचस्प बात आपने छेड़ी। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूँ, एक पिरामिड रहता है, एक इन्वर्टेड पिरामिड रहता है। जी भारतीय जनता पार्टी पिरामिड के साथ जाना चाहती है, इन्वर्टेड पिरामिड के साथ जाना नहीं चाहती। पिरामिड के साथ जाना चाहती है, इसका मतलब क्या है, जो बेस है उसका, जो मेन बेस है, उनको ओबीसी बनाना है। जो ज्यादा संख्या में, जैसे बिहार में 63% तक, तो जो पिछड़ा ओबीसी और थोड़ा ऊपर वाला ओबीसी, वो 63% है। जी उन्होंने उनको बेस बनाया है।
और ऊपर जो बाकी एससी हो, एसटी हो, छोटी छोटी जाति और कम पैमाने पे, और जो उनका जो पिरामिड का ऊपर का जो चीज है वो अपर कास्ट है, ब्राह्मण है और अपर कास्ट जो कम्युनिटीज है वो रहती है। तो उनको ज्यादा फायदा जब देने का टाइम आता है पिरामिड की तरफ से आता है। जैसे ज्यादा फायदा ईडब्ल्यूएस की तरफ से किसको ज्यादा मिल रहा है? ब्राह्मण को मिल रहा है, जो अपर कास्ट ठाकुर है उनको मिल रहा है, तो वो उनको फायदा होता है। लेकिन राहुल गांधी हो, नीतीश कुमार हो, इन्वर्टेड पिरामिड की बात कर रहे हैं। वो कह रहे कि हम जो निचला तबका है वो सबसे बड़ा तबका है, जितनी जितनी जाति उसको उतना फायदा होना चाहिए, वो पिरामिड को उल्टा करना चाहते हैं। तो उसके वजह से फायदा किसको होगा? जो निचली जाति है लेकिन बड़े पैमाने पे है, वो आती है ओबीसी। तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि इन्वर्टेड पिरामिड की तरह से पॉलिटिक्स हो, उनका पॉलिटिक्स पिरामिड की तरह से हो, क्योंकि सब चीज ढकी रहती है। जो जैसे महाराष्ट्र में दही हांडी काफी सब जगह जैसे फेमस है, गोविंदा यहाँ पे भी है, तो निचला जो तबका रहता है दही हांडी का वो मेन है। उसके ऊपर का जो आदमी है मक्खन, वो हांडी तोड़ता है मक्खन खाता है, लेकिन ऊपर जाने वाले के आदमी के लिए जो सीढ़ी है, जो लैडर है, नीचे का ओबीसी का तबका है। लेकिन जब उसको जो मक्खन वहां पे मिल जाता है तो नीचे लोगों के तबके को भूल जाता है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, वो हमेशा उनका कैमरे का फोकस ऊपर रहता है, जो मक्खन खा रहा है उसके ऊपर, तो उसको नीचे के तबके उनका फोकस नहीं था। लेकिन नीतीश हो, लालू प्रसाद हो, राहुल गांधी हो, उनका ऐसा चल रहा है जो लोग नीचे है उनके ऊपर फोकस किया जाए, उनको बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि ये 50-60 साल की राजनीति में ये लोग भी अभी पिछड़े। जैसे राहुल गांधी ने बात की थी, जो 90 ऑफिसर्स है सेक्रेटरी जो पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, उनमें से 3 ओबीसी है। तो मुझे लगता है ये काफी चीज, हम महाराष्ट्र मंत्रालय में भी घूमे, पार्लियामेंट में घूमे, तो आपके जो नाम की जो पार्टी रहती है आगे हर ऑफिस के सामने, वो पढ़कर पता चल जाता है कि इस ऑफिस में किसका ज्यादा डोमिनेंस है, उसकी कोई कहने की बात नहीं। लेकिन जो ओबीसी इतने साल से पढ़ने का उनको मिल नहीं रहा था, अभी पढ़ रहे हैं, उनको रियलाइजेशन हो रहा है, इसलिए उनको हक की लड़ाई और हक के लिए वो लड़ रहे हैं, उनको रियलाइजेशन हो रहा है। पहले रियलाइजेशन हो नहीं रहा था, लेकिन इसलिए वजह से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती और रिवर्स पिरामिड की तरह से राजनीति हो। रिवर्स पिरामिड की बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन इस पिरामिड और रिवर्स पिरामिड के बीच में एक नाम आता है महाराष्ट्र में मौजूदा दौर में सबसे चर्चित नाम, मनोज जारंगे पाटिल। इनका बैकग्राउंड क्या है और अचानक से ये सामने आए हैं? तो कहा जा रहा है कि एक तालुका लेवल के नेता पूरे महाराष्ट्र में एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनकर हो रहे हैं। कारण क्या है इसके पीछे और कैसे उभर कर सामने आए? देखो, मनोज जारंगे पाटिल को ही बड़े कद्दावर एक्टिविस्ट नहीं थे, बिल्कुल गांव खेड़े में काम करते थे, लोकली जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। तो उनको लगा कि कुछ अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए वो अनशन पे बैठे थे। वो अनशन पे बैठने काफी दिन चल रहा था उनका अनशन, किसी को भी पता नहीं था। मैं भी आपको याद होगा इंडिया अलायंस की मीटिंग मुंबई में थी, ग्रैंड हयात में, उस टाइम वही वहां पे भी था। वो आंदोलन और मनोज जारंगे पाटिल का नाम कब उभर के आया? जब वो आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन को हटाने के लिए पुलिस ने जबरन लाठीचार्ज किया, फायरिंग किया, काफी महिला थी, पुरुष थे, काफी सीनियर सिटीजन थे, उनको पत्थरबाजी की। तो उनको मेरे ख्याल से उसके वजह से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कम्युनिटी में, समाज में जो वर्ग है उनमें आई, उसकी वजह से वो आंदोलन एक हाईलाइट हो गया। नहीं तो उसके पहले, लाठीचार्ज के पहले, वो आंदोलन की किसी का ज्यादा, मीडिया का भी फोकस नहीं था, ज्यादा लोगों का ही फोकस नहीं था। लेकिन वहां पे गवर्नमेंट का सरकार अपना दारी प्रोग्राम होने वाला था, उनको लगा ये आंदोलन चलता रहेगा, लोगों को थोड़ा तकलीफ हो जाएगी, तो इसको हटाने के लिए जबरन लाठीचार्ज हुआ। वो लाठीचार्ज की वीडियोस इतने वायरल हुए हर व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया में। तो एक तरफ से कम्युनिटी में लोगों में गुस्सा आया, उसके वजह से वो लाठीचार्ज का पूरा जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के गृह मंत्री होने के तौर पे उनपे ऊपर डालेगी। लोगों ने ये, अपोजिशन ने ये भी यहाँ तक भी कर दिया कि देवेंद्र फडणवीस के ऑर्डर के बिना ये लाठीचार्ज हो नहीं सकती, इसलिए उनको एंटी मराठा लीडर के तौर पे भी टैग किया गया अपोजिशन के वजह से। तो उसके वजह से जारंगे पाटिल एक नाम उभरा। फिर उन्होंने अपना ये आंदोलन कुछ दिन चालू रखा, फिर बाद में प्रॉमिस मिलने के बाद में, एश्योरेंस मिलने के बाद में बंद कर दिया गया था। फिर अभी उनको लगा कि अभी मैं तो, मेरे साथ इतने लोग हैं, एक पहला टेस्टिंग भी हो गया, तो दूसरा क्यों अनशन पे बैठे नहीं।
इसलिए वो चाहते हैं कम्युनिटी के लिए कुछ फायदा हो, एक सब्जेक्ट डिस्कस हो लोगों को, और जो स्टूडेंट है उनको रिजर्वेशन कुछ जॉब मिले, अच्छे कॉलेज मिले। इसकी वजह से फिर दूसरे बार उन्होंने आंदोलन किया। लाठीचार्ज नहीं होता उस दिन तो मेरे ख्याल से इतना जरांगे पाटिल और ये इशू नहीं रहता। एक्चुअली इशू अंडर करंट है, लोगों में चिंता है कि कम्युनिटी को के साथ में अन्याय किया गया है, लेकिन चल रहा था। लेकिन इतने बड़े पैमाने है, मेरे ख्याल से लाठीचार्ज जो किया होम डिपार्टमेंट ने, पुलिस ने, उसकी वजह से वो ज्यादा फोकस में आ गए। आखिरी सवाल सुधीर जी, लाठीचार्ज देवेंद्र का आरोप देवेंद्र फडणवीस पे आया, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री। आज की तारीख में यदि बहुत क्लैरिटी के साथ सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए एक चीज पर नजर डाली जाए तो मार्च के पहले सप्ताह में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। पिछली बार 6 या 7 मार्च को लग गई थी। कुल जमा 4 महीने हैं सरकार के पास महाराष्ट्र में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इन 4 महीनों के दरमियान आपको क्या लगता है कि यदि इसका सॉल्यूशन नहीं निकला तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का नतीजा किस तरह का होने की संभावना दिख रही है? झेलना किसे पड़ेगा, बीजेपी को या महाविकास आघाड़ी को या इंडिया गठबंधन को? देखो 2019 में जब उद्धव ठाकरे की सरकार आई तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी सीएम पद देना नहीं था, इसलिए उन्होंने उद्धव ठाकरे को साथ सरकार बनाई नहीं। फिर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस साथ में सरकार बनाई और खुद सीएम बने। तो उसके बाद में अपोजिशन में देवेंद्र फडणवीस थे। तो मेरे ख्याल से ये चीज एज ए पत्रकार होने के नाते और एक विपक्ष के नाते हम एक्सेप्ट करना चाहिए कि देवेंद्र फडणवीस एक अच्छे लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो उन्होंने काफी अच्छा काम किया था उस दौरान भी, पहले भी। तो सरकार को मेरे ख्याल से काफी घेरने का काम करते थे, और सरकार मुझे लगता है इतनी नेगेटिव में जा रही थी सरकार, तो सरकार खुद पे खुद गिरने के ज्यादा चांसेस लग रहे थे उस टाइम पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन हरी, पीपल इन द पार्टी दे आर इन हरी। देवेंद्र फडणवीस को लग रहा था मैं कब सीएम बनूंगा, जैसे उन्होंने पहले कहा था 19 में कि मैं पुन्हा येणार, तो उनको तो मेरे ख्याल से नींद भी नहीं लगती थी। इसकी वजह से एक रिवेंज के तौर पे उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी गई। दूसरी बात, रिवेंज के तौर पे शरद पवार, जिन्होंने बीजेपी को लगता था हमारे साथ आएंगे, सरकार बनाएंगे, उनकी पार्टी तो तोड़ी गई, और भतीजा को लेके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार मजबूत बनाने का प्रयास किया। लेकिन ये करने से वजह से लोगों में जो थोड़ी सिंपैथी इनिशियली 2019, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस के लीडरशिप के बारे में लगती थी, वो बिल्कुल कम हो गई। उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस एज ए हीरो के तौर से तो जाने तो विलन के तौर से लोगों में प्रोजेक्ट होने लगे कि यही आदमी इन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई, यही आदमी उन्होंने उद्धव ठाकरे को रास्ते पे लाया, यही आदमी उन्होंने पार्टी तोड़ी। तो मेरे ख्याल से ज्यादा नुकसान जो हुआ हड़बड़ी में सरकार लाने के इसमें, वो देवेंद्र फडणवीस को हुआ और उनके पार्टी को बिल्कुल होते नजर आ रहा है। तो उसके वजह से मराठा आरक्षण के मुद्दे का क्या नुकसान होगा यदि ये मुद्दा सोल्व नहीं हुआ तो? किसको फायदा, किसको नुकसान होगा? मैं वही बात बताना, उसके वजह से जो उनको नैरेटिव बनाना था उनके फेवर में और सरकार अपोजिशन के अगेंस्ट में, वो नैरेटिव बिल्कुल बना नहीं पा रहे हैं। जो सरकार आमचादारी उन्होंने प्रोग्राम लिया था, उनको बिल्कुल पॉजिटिव कवरेज नहीं है, चीजें लोगों को ऐसे लगता है नौटंकी चल रही है। तो उसी लिए जो कम्युनिटी है उसमें डिस्टर्बेंस हो गया। मराठा के वजह से ओबीसी डिस्टर्ब है कि उनको लगता है कि मराठा ओबीसी में आ जाए तो हमारा क्या होगा, वो भी टेंशन में। दलित माइनॉरिटी ऑलरेडी टेंशन में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जो परसेप्शन बनाना था महाराष्ट्र में, वो बिल्कुल बना नहीं पा रहे। तो इसीलिए उनके मेरे ख्याल से जो पिछली बार का उनका जो नंबर था 42 सीट्स का, वो बिल्कुल भी रिपीट करने अभी तक तो ऐसे नजर नहीं आ रहा वो रिपीट कर पाएंगे। उनको काफी भारी भरकम नुकसान मेरे ख्याल से मराठवाड़ा में होगा, विदर्भ में होगा, मुंबई में भी कुछ जगह पे हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के ज्यादा पॉजिटिव लोग बात नहीं करें। सिर्फ लोगों के जहन में इन्होंने सरकार गिराई, खोके सरकार, करप्शन की इशू की वजह से लोग काफी दुखी है, नाराज है, डिस्टर्ब है। कुछ लोग मतलब नितिन गडकरी की सीट ही सुरक्षित है लोकसभा में? पार्डन, नितिन गडकरी की जो लोकसभा सीट है नागपुर, क्या सिर्फ बीजेपी की तरफ से वही सुरक्षित सीट बची है क्या? अब मेरे ख्याल से वो भी सुरक्षित सीट नहीं लगती मुझे। मुझे सिर्फ सुरक्षित सीट लगती है वो गोपाल शेट्टी की सीट लगती है,
जहाँ पे उनको हम यहाँ पे मिनी गुजरात का कहते हैं, वहाँ पे गुजराती डोमिनेटेड इलाका है, गुजरात से आगे नजदीक का वाला एरिया है। तो वही सीट मेरे ख्याल से सबसे मजबूत और सबसे श्योर सीट वही लगती है। बाकी सीटों पे कुछ कहा नहीं जा सकता। महाविकास आघाड़ी का जैसा अरिथमेटिक है वैसे केमिस्ट्री आ जाएगी तो काफी सीटों पे नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अर्थमेटिक और केमिस्ट्री चुनाव के लिए जितनी जरूरी है, सामाजिक आंदोलन के लिए भी जरूरी है। और आरक्षण का आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन है, लेकिन जैसा कि हर सामाजिक आंदोलन का, हर सोशल मूवमेंट की चरम परिणति राजनीतिक ही होती है। राजनीतिक नजरिए से समाधान भी होता है और राजनीतिक नजरिए से समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की कवायद में सत्ता को इसका नुकसान भी झेलना पड़ता है। और मौजूदा दौर में दिल्ली से लेकर मुंबई तक सत्ता नरेंद्र मोदी की पार्टी की है, सत्ता बीजेपी की है, सत्ता आरएसएस की है, सत्ता देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की है, और इस सत्ता के पीछे रणनीतिकार की भूमिका में अमित शाह भी है। तो कहीं ना कहीं मनोज जारंगे पाटिल की मांग भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ने वाली है। और महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण का मुद्दा पहले से ही पस्त दिख रही भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा बड़ी समस्या के रूप में सामने आ सकती है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर, जो भाजपा के द्वारा समर्थित सरकार महाराष्ट्र में बीएमसी और म्युनिसिपल चुनाव को करा पाने की हिमाकत नहीं जुटा पा रही है, वो लोकसभा चुनाव का सामना कैसे करेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस आने वाले वक्त के पहले जो जिस संदीप शिंदे कमीशन को 2 महीने का वक्त दिया गया है, उन 2 महीने की बात तो छोड़िए, 2 दिनों के बाद महाराष्ट्र की खुद की सरकार एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून के तहत कहां रहेगी, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस चंद्रचूड़ की अदालत में तय होना है। तो आरक्षण के पहले सरकार का संरक्षण कैसे होगा, ये मुद्दा जब सवालों के घेरे में है, तो उस सवालों के घेरे के दौर में यदि इस पूरे मुद्दे को 2 महीने के लिए कमेटी का कार्यकाल ही बढ़ा दिया जाए तो इस बारे में काफी कुछ समझ में आ जाता है। देखते हैं मनोज जारंगे पाटिल सरकार को कितना झुका पाते हैं और सियासत को कितना झुका पाते हैं। सरकार और सियासत के बीच से ही रास्ता निकलना है, इस मुद्दे का भी रास्ता वहीं से निकलेगा। फिलहाल किस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए सुधीर सूर्यवंशी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि हमारा नया चैनल है और इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।